हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशस्त्र चैनल। माय नेम इज़ निशांत गुप्ता एंड आज इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग और एरे की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ये लेक्चर 4 होने वाला है हमारी डीएसए प्लेलिस्ट का। लेक्चर 3 में हम लोगों ने नंबर्स के कुछ प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया था, यूक्लिडियन एल्गोरिथम को समझ लिया था जो कि जीसीडी के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद हमने 12 नंबर प्रॉब्लम्स को जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग में हमारे हेल्प करते हैं उनको समझ लिया था। आज हम वैसी स्ट्रिंग और एरे के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इन दोनों को हम अलग से भी कवर कर रहे होंगे जब हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है? तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्ट्रिंग बेसिक प्रोग्राम्स में सबसे पहले एक चीज़ मैंने नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी हैव टू क्रिएट द न्यू स्ट्रिंग ऑलवेज क्रिएट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन इनिशियलाइजेशन एंड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स s1 एंड s2 देन s1 डॉट इक्वल्स s2 इज यूज्ड इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स इंस्टेड ऑफ s1 इक्वल टू s2। सी पहली चीज़ इसमें ये है कि जब भी हम लोगों को कभी भी इस वाली पूरी प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? उसमें अगर हमको कभी भी न्यू स्ट्रिंग बनानी है, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग को पहले से ही इनिशियलाइज़ कर लूँगा और उसमें ऐड ऑन करते जाऊँगा। ये एक एफिशिएंट वे नहीं है न्यू स्ट्रिंग बनाने का और स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को उसमें ऐड करने का, बट आगे चल के हम लोग देखेंगे इसी चीज़ को स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर से कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बस ये चीज़ समझ लेते हैं, पहली चीज़ कि हमें कभी भी न्यू स्ट्रिंग बनानी है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड थिंग कि मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखाया था कि जैसे यहाँ पे चेक में हम लोगों ने कंडीशन लिखी थी कि इफ़ मेरा टेम्प इक्वल है किसी चीज़ के, सम के या फिर प्रोडक्ट के, तो हम इंटीजर्स के केस में, नंबर्स के केस में हम लोग डबल इक्वल टू का यूज़ कर रहे थे कंपैरिजन के लिए। लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं S1 एंड S2, ठीक है? और उनको मेरे को कंपेयर करना है आपस में, तो मैं S1 डॉट इक्वल्स S2 इस वाले मेथड्स का, ये वाला मेथड देख रहे हो? S1 डॉट इक्वल्स S2 का यूज़ करता हूँ, किसके बजाय डबल इक्वल टू के। और ऐसा क्यों करता हूँ? इसका भी रीज़न है क्योंकि स्ट्रिंग के केस में हमारी जो मेमोरी एलोकेट होती है, वो कुछ डिफरेंट तरीके से होती है जिसको मैं आगे समझाऊँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो कि डॉट इक्वल्स ये वाला जो मेथड है, ये यूज़ होता है हमारे कंटेंट कंपैरिज़न के लिए और डबल इक्वल टू जो होता है वो हमारा चेक करता है रेफरेंस इक्वालिटी। अब आ जाते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी मैंने 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ कर रखा है। कैरेक्टर मेथड्स और कैरेक्टर लेवल प्रोसेसिंग होगी इसमें और वर्ड लेवल प्रोसेसिंग होगी। यानी कि एक ही वर्ड है, सपोज़ करो हेलो, तो उसके पर्टिकुलर एक-एक लेटर को जब प्रोसेस करते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर मेरे पास पूरा का पूरा सेंटेंस है जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उस वर्ड लेवल प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियोज़ हैं और प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम उनको समझेंगे, ठीक है? तो कैरेक्टर मेथड्स में हम लोग देख लेते हैं, पहले एक चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं कि कुछ मेथड्स हैं इसमें जो हम यूज़ करेंगे कि अगर मेरे को किसी भी स्ट्रिंग का किसी भी इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर का एक्सेस चाहिए तो मैं कैरेट इंडेक्स का यूज़ करता हूँ। एस डॉट कैरेट इंडेक्स इज़ बीइंग यूज्ड टू ऑब्टेन पर्टिकुलर कैरेक्टर। और अगर सपोज़ मेरे को कोई स्ट्रिंग दे रखी है हेलो नाम की, ठीक है? और उसको मेरे को एक एरे में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर की एरे में कन्वर्ट करना है कि वो एरे में कन्वर्ट हो जाए और हर लेटर एज़ अ एलिमेंट काम करे उसका। तो उसको हम एस डॉट टू कैर एरे का यूज़ कर सकते हैं उसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मेरे को किसी को भी कोई लोअर केस में दे रखा है, अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है हेलो और उसको अपर केस में करना है तो डॉट टू अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। ये था स्ट्रिंग के केस में। और अगर मेरे को उसी चीज़ों को चेक करना है कि ये चीज़ मेरी अपर केस में है या नहीं है, ये कंडीशन है, तो हम कैरेक्टर डॉट इज़ अपर केस का यूज़ करेंगे। ऐसे ही कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर केस का भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ मेरी स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं है, तो इस डिजिट का यूज़ कर सकते हैं उसमें। इज़ स्मॉल है, कैरेक्टर ऐसे लिखेंगे जिसका सी कैपिटल है, फिर डी कैपिटल है, ठीक है? और ऐसे ही हम हमें अगर ब्लैंक स्पेस चेक करना है किसी स्ट्रिंग के बीच में कि कितने ब्लैंक स्पेस आ रहे हैं, तो हम व्हाइट स्पेस का इज़ कैरेक्टर डॉट इज़ व्हाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग कोडिंग के वक़्त में जब लोग देखेंगे उसके बाद एक-एक करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो कैरेक्टर मेथड्स कुछ हमने देख लिए। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो कि एस डॉट कैरेट इंडेक्स, कैरेट एक जो मेथड है मेरा वो इसलिए यूज़ होता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है किसी स्ट्रिंग में, ठीक है? सेकंड थिंग, एस्काई कोड्स। अब एस्काई कोड्स अगर आप लोग जानते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि एस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म होती है, दीज़ कोड्स आर हेल्पफुल सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ए एज़ ए एंड बी एज़ बी। ठीक है? तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेजेज़ को समझता नहीं है और इसके लिए वो हमेशा बाइनरी को समझता है, 0 और 1 को समझता है। अब अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे कैपिटल ए को टाइप कर रहा हूँ और स्मॉल ए को टाइप कर रहा हूँ, कैप्स लॉक की मदद से मेरा मतलब अल्फ़ाबेट तो एक ही है, लेकिन जब मेरे को स्मॉल ए लेना होता है तो मैं डायरेक्ट टाइप कर लेता हूँ जब कैप्स लॉक ऑन नहीं होता, और जब कैपिटल लेना होता है तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके या फिर कैप्स लॉक ऑन करके ए को क्लिक करता हूँ, तो वो कैपिटल ए ऐसा शो हो जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब कंप्यूटर इस चीज़ को कैसे समझता है? तो इसके लिए उसने क्या करा, कोड्स असाइन कर दिए, ठीक है?
कुछ बेसिक कोड्स असाइन कर दिए जो कि इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। एस्काई कोड के लॉजिक काफ़ी बार आगे पूछ लेते हैं कोडिंग में कि इस चीज़ को एस्काई इसका एस्काई कोड क्या होगा, ठीक है? तो इसके लिए एक चीज़ याद रख सकते हैं हम कि कैपिटल ए एंड स्मॉल कैपिटल ज़ेड की जो काउंटिंग होती है वो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो कैपिटल ए का 65 होता है और कैपिटल ज़ेड का 90 होता है, यानी 65 से लेकर 90 तक ये हमारे कोड होते हैं। जैसे ए का 65 है तो कैपिटल बी का 66, सी का 67, ऐसे फर्दर ऑनवर्ड्स ज़ेड का 90। सिमिलरली इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल ए का 97 है एंड स्मॉल ज़ेड का 122, और इसको हम टाइप कास्टिंग की मदद से इन कोड्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इंट टाइप कास्ट कर दूँ किसी कैरेक्टर के आगे, तो उसकी उस कैरेक्टर की जगह पर उसका एस्काई कोड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कंप्यूटर हमेशा एस्काई कोड्स की मदद से अल्फ़ाबेट्स को समझता है और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी। तो इसी वजह से कंप्यूटर ने कुछ कोड्स असाइन करके रख दिया अल्फ़ाबेट्स को, कैपिटल वालों को भी और स्मॉल वालों को भी, जिनकी मदद से हम कोडिंग में अगर फर्दर ऑनवर्ड्स कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें समझ आ गई, जो बताई थी। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टर लेवल प्रोसेसिंग पे, ठीक है? इसका एक टेम्पलेट है, वो चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। पहले देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन सेपरेट लाइन। तो इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग अपना एक पैकेज बना लेते हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स के नाम से, ठीक है? स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स, और इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स, प्रिंट ऑल कैरेक्टर। अब सबसे पहले हम लोग एक मेन क्लास बना लेंगे। मेन क्लास बना ली हमने। उसमें हमें क्या बोला है कि जैसे सपोज़ स्ट्रिंग एस दे रखी है मेरे को, हेलो। अब मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं एच, ई, डबल एल, ओ, ये सब सिंगल-सिंगल लाइन में प्रिंट होकर आ जाएँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल है, मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक और आई प्लस प्लस। ठीक, ये भी हमेशा स्ट्रिंग में जब भी हम करते हैं वो ज़ीरो इंडेक्सिंग बेस्ड होता है, तो 0 से लेकर मैंने लास्ट तक एक फॉर लूप चला दिया। अब यहाँ पे मैं अपना लॉजिक डिफाइन करूँगा। लॉजिक में मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे को पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो मैं कैरेट का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट, कौन से इंडेक्स पे? आई इंडेक्स पे। अब इतना हो गया। अब मेरे को करना क्या था, ये हर बार जो इसमें कैरेक्टर आते जा रहे हैं उनको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना था। तो सिंपल है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा। अब मैं इसको जैसे रन करता हूँ, सी एक एक कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन में आ गया। हुआ क्या है इसमें, आई मेरा जीरो है तो जीरो इंडेक्स पे एच है, तो एस जो भी स्ट्रिंग है मेरी डॉट कैरेट मेथड लगा दिया मैंने जीरो इंडेक्स के लिए। फर्स्ट इंडेक्स में क्या आया मेरा? एच। एच इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेकंड आइटेशन आई मेरा अपडेट होके क्या हो जाएगा? वन, ठीक है। अब एस डॉट कैरेट वन, वन यहाँ पे मेरा क्या है? जीरो वन, वन पे ई पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा ई, फिर ई प्रिंट हो गया, ऐसे ही फर्दर ऑन ओ तक चला गया। तो सी बेसिक यही चीज़ है जिसका हम यूज़ कर रहे होंगे और यहाँ पर अपना लॉजिक लिखेंगे। यही एक टेम्पलेट है इसका। जैसे इसमें भी हम लोग देख सकते हैं किसी एक मेरे को स्ट्रिंग दे रखी थी इट्स सिंपल, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है जिसको हम डॉट कैरेक्टर डॉट वाइट स्पेस से भी आगे फर्दर देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है मेरा वो ब्लैंक स्पेस है या नहीं है। तो इसने फॉर लूप रन करा इंट आई इक्वल टू जीरो इंडेक्स से एस डॉट लेंथ तक। एस में ये कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर रखी होगी जिसमें इट्स सिंपल लिखा होगा और लेंथ हो गई इसकी 9, वैसे होगी लेंथ होगी इसकी 10, लेकिन हम जीरो इंडेक्सिंग के बेसिस पे चल रहे हैं तो 9 यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर इसने कैर सी इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई से पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इसमें आते जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस वाली जगह पर जस्ट इस लाइन के नीचे अपना लॉजिक लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरी चीज़, प्रिंट ऑल द एस्काई कोड ऑफ कैरेक्टर्स। अभी मैंने समझाया था कि एस्काई कोड अगर किसी कैरेक्टर का प्रिंट करना है तो मैं उसको टाइपकास्ट कर दूंगा इंट से, ठीक है। टाइपकास्टिंग इसमें देख लेते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, इस वाले को आप ट्राई भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है, बस एक चीज़ ऐड करनी है, इसी यही कोड है, पूरा का पूरा यही कोड है, ठीक है। जीरो टू प्रिंट एस्काई कोड कैरेक्टर, ठीक है। मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग थी सपोज मेरी हेलो, फॉर लूप लगाया मैंने इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को पहले इसमें जो आते जाएंगे वो लाइन के लिए एस डॉट कैरेट आई। अब यहाँ पे अपना लॉजिक, लॉजिक में क्या करना है, बस कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे सी एच लिख दूंगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आ गया हेलो।
अब मेरे को एस्काई कोड चाहिए तो मैं यहीं पे अगर इंट से टाइप कास्ट कर देता हूँ इसे, सी। अब मैं रन करता हूँ, ये आ गए इसके कैरेक्टर्स, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे सारे के सारे लेटर स्मॉल हैं, तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जो कोड चलते हैं हमारे 97 से जेड से लेकर 122 तक चलते हैं। अब सपोज यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे ए डाल देता हूँ, ए हेलो सी, ए का कोड था 97, ब्लैंक स्पेस जो होता है हमारा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस वो भी एक ऐसा कैरेक्टर है, उसका जो एसका कोड है वो 32 है, ठीक है। ये दो कोड हो गए। अब नाउ काउंट ओनली द अपर केस कैरेक्टर्स। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस, तो मैं टू अपर केस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो भी स्ट्रिंग के साथ एस डॉट टू अपर केस, यहाँ पे जितने भी मेथड्स लिखे हैं मैंने स्ट्रिंग को एस कंसिडर करा हुआ है, तो एस डॉट टू अपर केस अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी स्ट्रिंग को। लेकिन अगर मेरे को किसी पहले से ही कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है और उसको बस चेक करना है कि वो अपर केस है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। इज यूज़ करना है जब मुझे चेक करना है किसी चीज़ को कि वो है या नहीं है, और टू जब मेरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब मेरे को टू चेक द सी एच कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर इसमें है वो अपर केस है या नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें, काउंट ओनली द अपर केस कैरेक्टर्स से। एक नई क्लास बना लेते हैं, काउंट अपर केस। इसमें क्या है, मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग दे रखी है, सपोज करो हेलो हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। सिंपल। सबसे पहले मैं फॉर लूप चलाऊंगा अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक। लेंथ में यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी लेंथ आएगी उसमें पैरेंथेसिस आएंगे। अगर यहीं पर ये मैं एरे बनाता, इंट एर बनाता, तो उस केस में मैं डायरेक्ट लिख सकता था एर डॉट लेंथ। एरे के केस में पैरेंथेसिस नहीं आते, स्ट्रिंग के केस में हमेशा पैरेंथेसिस आते हैं लेंथ के बाद। इस चीज़ को नोट डाउन करना प्लीज़, ठीक है। फिर अपडेशन होगी यहाँ पे, फॉर लूप लग गया, कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। इसमें अपने कैरेक्टर्स आते जाएंगे एक एक करके, एच ई एल एल ओ, हर आइट्रेशन में जैसे जैसे ये आइट्रेट होता जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ अपर केस कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। तो काउंट के लिए मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा, इंट काउंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए मैं इफ एल्स का यूज़ करता हूँ। इफ मेरा कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, क्या चीज़, जो भी मेरा यहाँ पे सी एच है वो मेरा यहाँ पर जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच इक्वल टू ट्रू। यानी इसका मतलब क्या है, इक्वल टू ट्रू मतलब कि ये वाला जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आया है वो मेरा अपर केस है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को बस प्लस प्लस कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं लास्ट में यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आकर ये सारे के सारे काउंट जितने भी अपर केस कैरेक्टर आएंगे उनमें काउंट इंक्रीज हो जाएगा, वो मेरे लास्ट में काउंट को प्रिंट कर दूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 सी। हेलो का एच, हाउ का एच और डूइंग का डी, यही तीन कैपिटल्स हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड होता है, इज वाला चेक करने वाला, ये पहले से ही बूलियन होता है। बूलियन मतलब समझते हो, जो डेटा टाइप जिसमें सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स दो ही चीज़ को शो करता है वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ डबल इक्वल टू ट्रू, इसको मैं हटा भी देता हूँ, तो इफ के केस में बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें डबल इक्वल टू या कुछ भी कंडीशन अगर ट्रू है, वो पहले से ही हम चाहते हैं कि वो चीज़ ट्रू के इक्वल हो, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो एज अ ट्रू का ही काम करेगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो भी ये चल जाएगा, ठीक। तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अब आता है क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। मैंने बोला था जब भी हमें न्यू स्ट्रिंग बनानी है तो सबसे पहले कोडिंग में एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लेना, ठीक है। इस चीज़ पॉइंट का ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है मेरे को क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली लोअर केस कैरेक्टर्स, कि एक जो भी स्ट्रिंग आपको दे रखी है इनपुट में, उसको तो आप एनालाइज करो और एक नई स्ट्रिंग बनाओ जिसमें सिर्फ उस स्ट्रिंग के लोअर केस कैरेक्टर्स हो, अदरवाइज अब कोई भी अपर केस ना हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। 04 न्यू स्ट्रिंग लोअर केस सी, मेन क्लास बनाई, स्ट्रिंग एज सपोज मेरे को दे रखा है हेलो हाउ आर यू। अब इसमें दो कैपिटल्स हैं और दोनों ही, नहीं कैपिटल इसमें बनाना पड़ेगा, हेलो का एच बना दिया सपोज, और यहाँ पे आर का ए बना दिया, और वाई का वाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब मेरे को एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है जिसमें कैपिटल एच कैपिटल ए और कैपिटल वाई नहीं होनी चाहिए, बाकी जितने भी लोअर केस कैरेक्टर हैं
वो उसमें होने चाहिए और ब्लैंक स्पेस भी। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ कर लूँगा न्यू के नाम से, नहीं न्यू के नाम से नहीं, टी के नाम से कर देते हैं, ठीक है? टी एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली। अपना वही टेम्पलेट इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस कैरेक्टर प्रोसेसिंग के लिए कैरेक्टर्स जिसमें स्टोर होते जाएँ एस डॉट कैरेट आई। नाउ अब इफ अगर मेरे को चेक करना है कि कोई कैरेक्टर अपर केस है तो मैं इज अपर केस का यूज़ करता हूँ, वैसे ही होता है इज लोअर केस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस सी एच, जो भी कैरेक्टर आया है वो लोअर केस में है, तो क्या हो, तो जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें वो कैरेक्टर ऐड ऑन हो जाए, बस। फॉर लूप खत्म होगा, टी में सिर्फ लोअर केस वाले कैरेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ टी को, सी ई डबल एल ओ एच ओ डब्ल्यू आर ई ओ यू, ठीक है। इसने ब्लैंक स्पेस को नहीं लिया है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन डाली है कैरेक्टर्स के लिए लोअर केस, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें वाइट स्पेस भी आ जाए, वाइट स्पेस यानी जो भी ब्लैंक स्पेस है, तो मैं और की कंडीशन डाल सकता हूँ, और कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस सी एच, और से मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि वाइट स्पेस भी है, अगर ब्लैंक स्पेस है तो वो भी ऐड ऑन हो जाए, सी। अब सही है, जितने भी कैपिटल वाले थे वो हट गए और जो भी लोअर केस था या फिर ब्लैंक स्पेस थे वो हमारे न्यू स्ट्रिंग में ऐड ऑन होकर हमने उसको प्रिंट कर दिया। इतना क्लियर हो गया है अगर, तो एक बार अच्छी बात है, आगे बढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ रिवाइंड करके एक बार इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फिर वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स फर्स्ट देन कैरेक्टर्स। अब इसने क्या बोला है कि अगर मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी है, सपोज हेलो 45, या फिर हेलो माई एज इज़ 46, या फिर हेलो माई एज इज़ 20, ठीक है। अब सपोज 20 कर लेते हैं, 46 ज़्यादा हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे डिजिट्स हैं, जैसे 20 जो है 20 मेरी स्ट्रिंग में डिजिट है, तो एक न्यू स्ट्रिंग बनाओ कि 20 पहले आए और उसके बाद में ये आए जितने भी कैरेक्टर्स लेके आए हैं, ठीक है। 20 हेलो माई एज इज़, ये इसका आउटपुट आना चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिजिट देन कैरेक्टर, मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू मेरे को दे रखी है हेलो माई एज इज 20, फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कैरेक्टर प्रोसेसिंग के लिए कैरेट सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। इतना तो हमारा टेम्पलेट ही था जो मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एक न्यू स्ट्रिंग चाहिए। न्यू स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग टी को एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन करके रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे को चाहिए क्या, मेरे को डिजिट चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर चाहिए। तो अब जैसे मैं अपर केस कैरेक्टर को चेक करता हूँ, लोअर केस को चेक करता हूँ, वैसे ही यहाँ पे मेरा एक मेथड था इज डिजिट करके, ठीक है। इज डिजिट भी होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नंबर है तो वो ये चेक करता है। इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दो स्ट्रिंग्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक में पहले डिजिट्स ऐड ऑन करनी पड़ेगी और दूसरी में मेरे को कैरेक्टर्स ऐड ऑन करनी पड़ेंगे। लास्ट में मैं उन दोनों को फाइनल वाली में जोड़कर रिटर्न कर दूंगा या फिर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक दो स्ट्रिंग्स और बना लेता हूँ स्ट्रिंग डिजिट के नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग डिजिट के नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, और स्ट्रिंग सी एच ए के नाम से कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक तो कैरेक्टर आते जा रहे हैं। अब मैं इफ कंडीशन लिखूंगा कि इफ मेरा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट है, क्या सी एच, जो भी कैरेक्टर ऊपर से आया वो यहाँ पे पास कर दिया। अगर ये मेरा डिजिट है तो डिजिट वाली स्ट्रिंग में ऐड ऑन हो जाए, डिजिट इक्वल टू डिजिट प्लस सी एच, ठीक है। एल्स क्या हो, एल्स वो मेरा कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग में ऐड ऑन हो जाए। तो यहाँ पे सी एच ए इक्वल टू सी एच ए प्लस सी एच, अगर डिजिट है तो डिजिट वाली में, कैरेक्टर है तो इस वाली में, ठीक है। और उसके बाद में एट लास्ट मैं फॉर लूप के बाहर आ जाता हूँ, और अब मेरे को जो टी मेरी जो फाइनल वाली है, फाइनल स्ट्रिंग में क्या करना है, मेरे को टी इक्वल टू सबसे पहले डिजिट वाली स्ट्रिंग को प्लस करना है, और उसके बाद में मेरे को कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग को प्लस करना है, और उसके बाद मेरे को प्रिंट कर देना है क्या, फाइनल स्ट्रिंग को 20 हेलो माई एज इज़, ठीक है। नंबर्स पहले आ गए, फिर मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आए।
इस चीज़ को एक बार समझ लेना। वैसे तो बहुत अच्छे वे में समझाया है मैंने कि सबसे पहले हमने क्या करा है कि डिजिट के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली, कैरेक्टर्स के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली। जहाँ तक मैं कैरेक्टर्स को लाते जा रहा हूँ एक-एक करके, फिर मैंने एक इफ कंडीशन लगाई जिसमें मैंने चेक करा इफ कैरेक्टर डॉट इस डिजिट, अगर जो भी कैरेक्टर आया है वो डिजिट है, तो डिजिट वाली स्ट्रिंग में प्लस हो जाए। अगर वो डिजिट नहीं है, तो वो कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग में प्लस हो जाए। क्योंकि मेरे को कोड में बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि नंबर्स पहले आने चाहिए, फिर कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो मैंने एक फाइनल स्ट्रिंग भी बना रखी है और उसमें दोनों को ऐड ऑन करके मैंने रिटर्न कर दिया या फिर प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ हमने समझ ली थी, ये भी समझ लिया था और ये भी हो गया। अब आ जाता है रिवर्स द स्ट्रिंग एंड चेक पैलिंड्रोम और नॉट। नंबर के जो भी प्रोग्राम थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पैलिंड्रोम क्या होता है, कि जैसे सपोज़ 1 टू 1 एक नंबर है और अगर मैं उसको रिवर्स उसका रिवर्स निकालता हूँ, तो वो 1 टू 1 ही आएगा, ठीक है? और अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो जो नंबर है मेरा पैलिंड्रोम कहलाएगा। सिमिलर केस होता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में क्या होता है कि अगर सपोज़ मेरे पास एक स्ट्रिंग है, कौन-सी? मैडम। मैडम मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है? अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, इस स्ट्रिंग का रिवर्स कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? MADAM, यही चीज़ आएगी। अब दोनों को कंपेयर करता हूँ, अगर दोनों इक्वल आ जाएँगे, दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये चीज़ जो स्ट्रिंग है गिवन वो पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें रिवर्स निकालना है स्ट्रिंग का, फिर हमें चेक करना है। रिवर्स निकल गया तो चेक करना ईज़ी है, ठीक है? तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पैलिंड्रोम। मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस हमने ले ली मैडम, ठीक है? फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और उसके बाद में कैरेक्टर को प्रोसेसिंग के लिए कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। इतना ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को रिवर्स निकालने हैं, एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है जिसमें मेरे को इसका रिवर्स स्टोर कर रखना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एम हटा देता हूँ, ठीक है? अभी MAD है स्ट्रिंग मेरी, तो इसका रिवर्स क्या आना चाहिए? ADAM। तो मैं एक सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लूँगा रिवर्स के नाम से, रिव, डबल कोट्स आएंगे यहाँ पर। अब नाउ रिव इक्वल टू, अगर मैं रिव प्लस CH कर देता हूँ कि जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें जो भी कैरेक्टर आते जा रहे हैं वो ऐड ऑन होते जाएँ, और उसके बाद में फॉर लूप के बाहर आकर इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ रिव को, तो सेम ही आएगा। तो हुआ क्या है यहाँ पे, पहले ये चीज़ समझते हैं फिर इस लॉजिक को सही करते हैं, ठीक है? कैरेक्टर में सबसे पहले क्या आया? कैरेक्टर में सबसे पहले आया एम। रिव मेरा एम्प्टी था, तो इसने क्या लिखा? रिव प्लस एम इक्वल टू, अब रिव में क्या स्टोर हो गया यहाँ पर? रिव में स्टोर हो गया एम, ठीक है? अब यहाँ पे कैरेक्टर में आएगा एक सेकंड, सेकंड आइटेशन हुई तो एम की जगह यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे रिव में पहले से ही एम स्टोर है, एम प्लस ए करेंगे तो एम ए हो जाएगा। ऐसे ही करके जब डी आएगा यहाँ पर, तो DMAD, फिर AMADA, तो ये सीधे सीधे ही यहाँ पे ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसी चीज़ को मेरे को रिवर्स करना है तो मैं कैरेक्टर प्लस रिव लिखूंगा। मैंने पहले रिव प्लस कैरेक्टर लिखा था, तो वो एक एक कैरेक्टर को इसी ऑर्डर में ऐड ऑन करता जा रहा था। अगर मेरे को उसी चीज़ को रिवर्स करना है तो मैं कैरेक्टर को पहले लिखूंगा फिर रिव को लिखूंगा। अब देखते हैं कि इस चीज़ में आइटेशन कैसे होगी, ठीक है? सबसे पहले क्या आया? यहाँ पे आया एम, एम प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, रिव में आ गया एम, यहाँ पे अभी एम ही है, ठीक है? सेकंड आइटेशन में यहाँ पे हो गया ए, अब आ जाएगा CH में है ए। अब ये बोल क्या रहा है? ए प्लस में कर दो रिव, रिव में मेरा एम था, तो यहाँ पे हो गया AM। अब आया डी, यहाँ पे हो गया डी, ठीक है? अब ये बोल रहा है डी प्लस AM, क्या हो जाएगा? DAM। ऐसे ही जब यहाँ पे लास्ट में ए आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस DAM इक्वल टू ADAM। ऐसे ही हम अगर कैरेक्टर को, हमने क्या करा, कैरेक्टर को पहले ऐड ऑन कर दिया रिवर्स स्ट्रिंग में, इससे रिवर्स हो जाता है ये हमारा। जब भी हमें स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है तो यही लॉजिक काम में आता है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो सी रिवर्स आ गया। अब यहाँ पे मैं मैडम लिख के लिखता हूँ, तो इसका रिवर्स यही आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा, मैंने रिवर्स यहाँ पे निकाल लिया है और इसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ ये, इफ़ मेरा जो रिव वाली स्ट्रिंग है वो इक्वल इक्वल होती है किसके? एस के, तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट कर दूंगा यस ये पैलिंड्रोम है। एल्स में मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट नो, ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब हुआ क्या? रिवर्स में भी मैडम स्टोर है, यहाँ पे मैडम ही आ रहा है रिवर्स करके, और एस में भी मेरा मैडम ही है, लेकिन ये नो क्यों प्रिंट कर रहा है? इसका आंसर तो यस आना चाहिए। तो
इस चीज़ में मैंने आपको सबसे पहले ही लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रिंग के केस में हम डबल इक्वल टू का यूज़ नहीं करते कंपैरिज़न के लिए, क्योंकि वो रेफरेंस इक्वालिटी होता है। वो एड्रेस को कंपेयर करता है, बजाय उनकी जो भी वैल्यूज़ वेरिएबल्स में स्टोर है उनके। जब भी मेरे को सिर्फ़ वैल्यूज़ को, जो भी कंटेंट है उनका, उनको कंपेयर करना है, तो मैं डॉट इक्वल्स का यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग के केस में कंपैरिज़न के लिए, ठीक है? तो अगर मैं यहीं पर लगा देता हूँ ये रिव डॉट इक्वल्स एस के, अगर ये इक्वल है तो येस करो, अदरवाइज़ नो, सी, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हुई। कैरेक्टर लेवल प्रोसेसिंग हम लोगों ने समझ ली, एस्काई कोड समझ लिए, कैरेक्टर के कुछ मेथड्स देख लिए। अब तक हम एक ही वर्ड के कैरेक्टर्स के साथ खेल रहे थे, अब आ जाती है वर्ड लेवल प्रोसेसिंग की। सपोज़ हमें पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है, हेलो माय नेम इज़ निशांत गुप्ता, व्हाट आर यू डूइंग? समथिंग, ऐसी बहुत सारी मतलब पैराग्राफ्स में हमें सेंटेंस दे रखे हैं और मेरे को पर्टिकुलर वर्ड को प्रोसेस करना है। उस केस में हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या-क्या मेथड्स हैं। जैसे हमने कैरेक्टर में कुछ मेथड्स देखे थे यहाँ पे, वैसे ही स्ट्रिंग में भी कुछ मेथड्स हैं। कि एस डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग एक चीज़ होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, हेलो, ठीक है? अब मेरे को उसकी कुछ एक स्मॉल वर्ड चाहिए उसके अंदर का, जैसे हेल चाहिए, हेलो में हेल चाहिए। तो वो चीज़ मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? उसके लिए मैं सबस्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ। टू प्रिंट सबस्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, और इसकी जो इसका सिंटैक्स होता है, इसमें स्टार्टिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, एंडिंग में एंड इंडेक्स देते हैं। अब स्टार्टिंग इंडेक्स से ये एंड माइनस 1 तक देगा मेरे को स्ट्रिंग। जैसे सपोज़ करो HE ठीक है? HE में जो H है मेरा वो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, और जो लास्ट वाला L है वो मेरा 3 इंडेक्स पे आ रहा है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर 0, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को 4, तब जाके वो हेल देगा मुझे। वो लास्ट वाले इंडेक्स को, जो भी मेरा एंड इंडेक्स होता है उसको रिटर्न नहीं करता है, उसको एक्सक्लूड करके चलता है, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, इट नॉट इंक्लूड द एंड इंडेक्स कैरेक्टर। तो हमेशा हमें एक कैरेक्टर या तो बढ़ा के लिखना पड़ेगा, या फिर हमें जितना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, मैंने एस डॉट टू कैर एरे मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, वो चीज़ इसमें भी लिखी हुई है। सिमिलर चीज़ होती है। 2 मेथड्स इसमें आ जाते हैं कि अगर मेरे को किसी वर्ड को चेक करना है कि कौन-सा वर्ड किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है या नहीं। जैसे सपोज़ मेरा नाम है निशांत, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि एस डॉट स्टार्ट्स विद एन, अगर ये स्टार्ट विद एन हो रहा है कि तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलर चीज़ है कि एस डॉट एंड्स विद पर्टिकुलर कैरेक्टर से वो एंड हो रहा है ये वर्ड या नहीं हो रहा, ठीक है? इन सब चीज़ों को भी हम कोडिंग में देखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, when we perform word processing in the sentence, space character is something which will give me the indication of one word ending, but we will face the issue when dealing with the last word. So remember to deal with that, we just add the one space character at last of input string. इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है, जैसे सपोज मैंने पहले बताया था कि मेरे पास सेंटेंस है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है? तो अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि कोई सा वर्ड एंड हो रहा है, या फिर यहाँ पे हेलो वर्ड का एंड है, तो वो होता है स्पेस कैरेक्टर। जब भी मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ये सेंटेंस है, प्रिंट ऑल वर्ड्स ऑफ ए स्ट्रिंग इन सेपरेट लाइन, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसमें हर वर्ड की एंडिंग में स्पेस कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है? प्रिंट के बाद स्पेस है, ऑल के बाद स्पेस है। तो एक स्पेस कैरेक्टर ऐसा है जो मेरे को ये चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड मेरा एंड हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ से मैं वर्ड को प्रोसेस कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे को लॉजिक में काम आएगी। दूसरी चीज़, इसने बोला है कि एक इश्यू आएगा इस केस में जब हम स्पेस कैरेक्टर के थ्रू वर्ड्स को एक्सेस करेंगे, कि जो मेरा लास्ट वर्ड है, लाइन है, जैसे यहाँ पे लाइन वाला वर्ड जो है वो मेरा लास्ट वर्ड है। उसके बाद स्पेस नहीं है, तो उस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे? तो हम क्या करते हैं उस केस में कि जो भी मेरे को स्ट्रिंग दे रखी है सेंटेंस के फॉर्मेट में, उसमें हम अपने आप से, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्पेस को लास्ट में ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है? जैसे एस में मेरे को पूरी के पूरा सेंटेंस दे रखा है, तो मैं लिख दूँगा एस इक्वल टू एस प्लस एक स्पेस कैरेक्टर, जिससे कि मेरी प्रोसेसिंग ईज़ी हो जाए, ठीक है? ये इसका एक टेम्पलेट है, लेकिन पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस पे आ जाएँगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रिंट ऑल वर्ड्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन सेपरेट लाइन। देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंट ऑल वर्ड्स। मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू मेरे को दे रखी है सपोज हेलो हाउ आर यू, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मेरे को हर वर्ड को सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी मेरे को वर्ड्स को प्रोसेस करना है, तो मैं एक स्ट्रिंग को डिफाइन करके चलूँगा वर्ड के नाम से, जिसमें मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग को डिफाइन करके चलूँगा वर्ड के नाम से, जिसमें मैं वर्ड्स को आता जाऊँगा और अपने लॉजिक को डिफाइन करूँगा। सबसे पहले फॉर लूप तो चलाना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है? अब कैरेक्टर को भी लेना पड़ेगा, कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट यूज़ होता है आई। अब कैरेक्टर आते जा रहे हैं नाउ। अब मेरे को
कोई भी वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, उसकी इंडिकेशन कैसे पता लगेगी ये वर्ड, पहला वर्ड ये चीज़ है। तो स्पेस कैरेक्टर है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इफ़ मेरा जो CH है वो नॉट इक्वल है किसके, स्पेस कैरेक्टर के। अगर मेरा CH अब तक स्पेस कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो मैं वर्ड वाले में क्या करूँगा, वर्ड वाले में मैं प्लस कर दूँगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है? जैसे H है, वो नहीं है, तो H आया, फिर E आया, फिर L आया, L आया, O आया, अब आ गया स्पेस। स्पेस आ गया तो यानी इस वर्ड का एंड हो गया, एल्स। एक वर्ड का मेरा एंड हो चुका है, अब यहाँ पे वर्ड में हेलो स्टोर हो चुका है, उसके बाद स्पेस कैरेक्टर आया तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है? अब वो आ जाएगा, मेरा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में। यहाँ पे मैं लॉजिक लिख सकता हूँ अपने वर्ड के प्रोसेसिंग के लिए, जो भी मेरे को लॉजिक लिखना है। अब एक मेन चीज़, वर्ड में मेरा हेलो है, ठीक है? स्पेस कैरेक्टर आने के बाद वो एल्स में चला गया, लॉजिक में कंट्रोल, यहाँ पे मैंने लॉजिक भी डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट आइट्रेशन में जब ये फॉर लूप मेरा एक बार चल गया, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आगे बढ़ेगा हाउ के लिए, और उस हाउ को भी मेरे को वर्ड में ही स्टोर करके रखना है, तो वर्ड को मेरे को एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है? लॉजिक लिखने के बाद जब इस वर्ड में हेलो के साथ मैंने अपना काम कर लिया, अब मेरे को न्यू वर्ड के साथ काम करना है, तो मेरे को यहाँ पे अपने वर्ड को एम्प्टी भी तो बनाना पड़ेगा, जिससे ये नेक्स्ट आइट्रेशन में वर्ड मेरा एम्प्टी कंसीडर हो, जैसा न्यू न्यू था बिल्कुल, और उसमें आगे की प्रोसेसिंग हो जाए, ठीक है? यही मेरा टेम्पलेट है बस। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चन में इसको लिखोगे, थर्ड क्वेश्चन में आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है? एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मिस कर गया कि मैंने बोला था कि स्पेस कैरेक्टर से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन लास्ट वाले में मेरा स्पेस नहीं है, यू के बाद मेरा स्पेस नहीं है, तो उस चीज़ को मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? अब सपोज़ मेरा लॉजिक क्या था, मेरे को हर वर्ड को न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तो नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं वर्ड, रन करता हूँ, हेलो हाउ आर, यहाँ तक चल रहा है क्योंकि स्पेस मिल गया, यू के बाद स्पेस नहीं मिला, तो अब एस प्लस इक्वल टू स्पेस, अपनी तरफ से मैं एक स्पेस कैरेक्टर को इस वाली स्ट्रिंग में ऐड ऑन कर देता हूँ, अब रन करता हूँ, सी, चल गया? इस वाले कोड को रिवाइंड करो, वीडियो को रिवाइंड करो और इसको दोबारा एक बार देख लो, अगर समझ में कुछ भी कहीं पे दिक्कत आई है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तभी आगे बढ़ना, ठीक है? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास स्ट्रिंग थी इन द बॉक्स, ठीक है? 0 से लेके 9 तक इंडेक्सिंग है। एक स्ट्रिंग वर्ड के लिए मैंने w एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। लास्ट वाले वर्ड को मैं एक्सेस कर सकूँ अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो मैंने एक स्पेस कैरेक्टर को ऐड ऑन कर दिया। फिर मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से s डॉट लेंथ तक। कैरेक्टर के लिए प्रोसेसिंग के लिए s डॉट कैरेट आई। इफ कैरेक्टर मेरा इक्वल नहीं है स्पेस के, तो मैं वर्ड में प्लस करता जाऊंगा सी कैरेक्टर को, एल्स में वर्ड प्रोसेसिंग, जो भी मेरा लॉजिक है एल्स में मैं ये लॉजिक लिख दूंगा, फिर मैं वर्ड को एम्प्टी कर दूंगा। सिंपल सीधा सा लॉजिक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड थिंग, प्रिंट ऑल वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एन। अब मैंने यहाँ पे बोला था एस डॉट स्टार्ट विद कैरेक्टर यूज होता है मेरा, जब भी मेरे को किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को चेक करना है कि वो स्टार्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर लेटर से या नहीं, ठीक है? अब उसी चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। वर्ड्स को प्रिंट करना सीख लिया, अब बस इफ कंडीशन में जो भी मेरा एल्स में यहाँ पे जब कंट्रोल आ जाएगा, उसमें मेरे को बस लॉजिक में डिफाइन करनी है चीज़ें। कौन सा क्वेश्चन था मेरा, 8th है ना? प्रिंट वर्ड्स स्टार्ट विद एन। मेन फंक्शन बना स्ट्रिंग एस हेलो, हेलो निशांत, why are you not doing, why are you not doing anything, ठीक है? ये मेरा सेंटेंस है, सपोज हेलो निशांत व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, तो यहाँ पे दो ही वर्ड्स हैं सिर्फ, निशांत और नॉट, जो कि मेरे कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब इसका लॉजिक मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही टेम्पलेट मेरे को लिखना है, एक बार बगैर देखे उसको ट्राई करना, उसके बाद अपना लॉजिक सोचना। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, फॉर लूप चला दिया। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेता हूँ वर्ड के नाम से, ठीक है? स्पेस कैरेक्टर से प्रोसेस करता हूँ चीज़ों को, यहाँ पे स्पेस ऐड ऑन कर दिया, वैसे जनरली होता नहीं है, फुल स्टॉप आ जाता है, तो फुल स्टॉप पे हटाओ, यहाँ पे स्पेस नहीं होता, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ एस प्लस इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद कैरेक्टर के लिए कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, चेक करूँगा इफ मेरा जो सी एच है वो नॉट इक्वल है स्पेस के, अगर इक्वल नहीं है तो मैं वर्ड में उसको प्लस करता जाऊँगा। जैसे ही स्पेस के इक्वल आ गया, यानी मेरे को अपना पहला वर्ड मिल चुका है, यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लेकर रहा हूँ जो भी मिलेगा, और लास्ट में मैं नेक्स्ट आइटेशन के लिए वर्ड को रीसेट कर दूंगा एम्प्टी पे, ताकि वो न्यू वर्ड प्रोसेस हो सके। लॉजिक क्या लिखना है मेरे को वो वर्ड्स प्रिंट करने हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एंड से।
तो मैं इफ़ कंडीशन डाल सकता हूँ सिर्फ, इफ़ मेरा जो भी वर्ड है डॉट स्टार्ट्स विद में सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल है। सिंटेक्स बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये प्री डिफाइंड मेथड्स है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल नेम्स मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उसमें मैं जैसा लिखता हूँ वो मेरे ऊपर है, लेकिन जो प्री डिफाइंड मेथड्स है उनके सिंटेक्स में गलती हुई तो ये मेथड्स नहीं काम करेंगे फिर, ठीक है। स्टार्ट्स विद कौन से लेटर से मेरे को स्टार्ट लिखना है, एन से। अगर वो वर्ड मेरा स्टार्ट हो रहा है एन से तो मैं क्या करूँ, वर्ड को प्रिंट कर दूँ, अदरवाइज कुछ नहीं हो। रन करा, निशान नॉट आ गया। यहीं पे अगर मैं कुछ और वर्ड्स ऐड ऑन कर देता हूँ, नोटबुक, नोबल, अब सी, ये भी आ गया, ठीक है। ऐसे करके हम स्टार्ट्स विद का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ एंड्स विद एन, कौन से वर्ड है जो एन से एंड हो रहे हैं, कोई हो रहा है, नहीं हो रहा। और टी से देख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल टी, निशांत और नॉट, दोनों में ही लास्ट में स्मॉल टी है, ठीक है। ऐसे हम एंड्स विद का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रिंट द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ ईच वर्ड। मेरे को जो भी वर्ड मेरे को दे रखे हैं, जैसे यही सेंटेंस था मेरा, हेलो निशांत, व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, ये सेंटेंस था। अब मेरे को हर वर्ड के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है बस। एच ई आ जाए इस वर्ड का, एन आई आ जाए, डब्ल्यू एच आ जाए, ए आर हो जाए। ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो, जब तक खुद से नहीं सोचोगे कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। इससे पूरे के पूरे डीएसए में लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे और ऐसे ही सिर्फ इन पे ही रिलाय होते जाओगे कि सॉल्यूशन देख लेता हूँ, कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, तब तक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और हायर प्रॉब्लम्स फिर हो ही नहीं पाएंगी। यही चीज़ें जो डीएसए एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेक बाय ब्रेक चीज़ें बनती हैं। जैसे हम एक घर बना रहे हो, ठीक है, इसको हम एक लैडर की तरह समझ सकते हैं कि एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी नेक्स्ट पे जंप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने एरे कर लिया फिर डायरेक्ट ग्राफ पे पहुंच गए, फिर बीच में हैश मैप उठा लिया, लिंक लिस्ट उठा लिया, बीच बीच में ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमें एक फ्लो में चलना पड़ेगा इससे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, और यही सब चीज़ें हैं जो अभी हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन जब हायर डीएस से आएगा उस चीज़ में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम में आती है सोचने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और इसका लॉजिक खुद से ज़रूर सोचो। क्या कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को, यानी मेरे को सबस्ट्रिंग प्रिंट करनी है हर वर्ड के लिए, तो मैं एस डॉट सबस्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ। उसमें भी एंड कैरेक्टर, एंड इंडेक्स कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता है सबस्ट्रिंग, तो मेरे को एक इंडेक्स बढ़ा के लिखना पड़ेगा। दो ही चीज़ें हैं बस, इफ कंडीशन में लॉजिक को डिफाइन करना है। देख लेते हैं इसे, प्रिंट फर्स्ट टू कैरेक्टर, मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग एस मैंने डिफाइन कर दी, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए डब्ल्यू को डिफाइन कर दिया एम्प्टी, ठीक है। लास्ट वर्ड प्रोसेस हो सके इसलिए स्पेस कैरेक्टर को ऐड ऑन कर दिया। फिर फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। कैरेक्टर प्रोसेसिंग के लिए अब मैं चेक करूंगा इफ कैरेक्टर मेरा अगर स्पेस के इक्वल नहीं है, ये मैं स्ट्रिंग में नहीं लिख सकता। पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैं सिंगल कोट्स का यूज़ करता हूँ, और जब भी स्ट्रिंग का यूज़ करना हो तो मैं डबल कोट्स का यूज़ करता हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे मैं डबल डबल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकता, वो मेरी स्ट्रिंग कहलाएगी, मेरे को कैरेक्टर को चेक करना है, ठीक है। अगर वो स्पेस के इक्वल नहीं है तो मैं डब्ल्यू में ऐड ऑन कर दूंगा उस कैरेक्टर को, और अगर स्पेस के इक्वल हो गया तो यहाँ पे मेरे को लॉजिक लिखना है अपने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जो भी वर्ड्स के साथ मेरे को करना है, और उसके बाद मैं वर्ड को रीसेट कर दूंगा एम्प्टी में, यहाँ पे डब्ल्यू डिपेंड करा है, ठीक है। लॉजिक क्या है, मेरे को हर वर्ड को प्रिंट करना, हर वर्ड के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ वर्ड डब्ल्यू डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से, जीरो से लेकर वन तक। अगर मैं जीरो से वन लिखता हूँ, मेरे को तो एच ई चाहिए ना, हर कैरेक्टर का मेरे को स्टार्टिंग का और ये बाद वाला इंडेक्स चाहिए, दो ही चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट वाले जो भी मेरा एंड इंडेक्स होता है उसको रिटर्न नहीं करता, तो मेरे को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टू लिखूंगा मैं, जीरो से लेकर टू तक, तब जाके वो मेरे को जीरो इंडेक्स देगा और फर्स्ट इंडेक्स देगा हर वर्ड के लिए, ठीक है। सेकंड वाले इंडेक्स में एल पड़ा हुआ है तो वो लास्ट इंडेक्स को रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल था, बस यही चीज़ लिखना था। रन करा, सी, अगर यहीं पे मैं वन कर देता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे ई पड़ा हुआ है, जीरो पे तो एच है, पहले वाले वर्ड में देखो हर वर्ड में सेम ही चीज़ है, हर वर्ड के लिए इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हुई, ठीक है। एच एच ही देगा ये, क्योंकि लास्ट वाले कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, तो हर एक का फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमेशा इंडेक्स जो एंड इंडेक्स होता है सब स्ट्रिंग के केस में वो बढ़ा के लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एंड इंडेक्स कैरेक्टर को रिटर्न नहीं करता।
फाइंड द वर्ड और एग्जिस्ट इन द सेंटेंस और नॉट। कोई पर्टिकुलर वर्ड है जैसे आर है या फिर और है, मेरे को चेक करना है पर्टिकुलर सेंटेंस में वो वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसको देख लेते हैं एक बार। फाइंड और एग्जिस्ट और नॉट। पहले टेम्पलेट जितना कोड लिख लो, उसके बाद सोचो हमें क्वेश्चन में करना क्या है। स्ट्रिंग एस, सपोज मेरे को और को ढूंढना है तो मैं और वाला सेंटेंस बना देता हूँ। यू लाइक टू ईट मैगी और 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 क्या बोल सकते हैं, रामेन। यू लाइक टू ईट मैगी और रामेन। रामेन एक कोरियन नूडल्स है, पता होगा आप लोगों को। इसमें देख लेते हैं, एक हमने एक एम्प्टी वर्ड बना लिया वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। लास्ट वाले वर्ड को प्रोसेस करने के लिए मैं स्पेस कैरेक्टर को ऐड ऑन कर दूंगा। फॉर लूप चलाया फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है। कैरेक्टर प्रोसेसिंग के लिए कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। इफ सी एच मेरा नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर के, तो मैं वर्ड में प्लस कर दूंगा सी एच को। जैसे इक्वल हुआ स्पेस कैरेक्टर के तो एल्स में आ गया कंट्रोल, लॉजिक डिफाइन करा, वर्ड को एम्प्टी कर दिया लास्ट में। यहाँ पे अपना लॉजिक करना क्या है मुझे, और को एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट काउंट इक्वल टू 0 का। ठीक है। जब जब मेरा जो वर्ड है, जो भी यहाँ पे वर्ड बन के आते जा रहे हैं, उसको मैं चेक कर लूँगा कि इफ मेरा जो वर्ड है, डब्लू ले रखा है मैंने यहाँ पे, डब्लू है वो डॉट इक्वल्स, इक्वल्स का यूज़ करूँगा, डबल इक्वल टू का नहीं करूँगा। कंटेंट कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू यूज़ होता है रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। इंटीजर्स के केस में रेफरेंस कंपैरिजन मेरा वैल्यू को सेम जस्टिफाई कर देता है, इस वजह से वो वहाँ पर चल जाता है। स्ट्रिंग के केस में कंटेंट कंपैरिजन के लिए मैं डॉट इक्वल्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो बिहाइंड द सीन कुछ डिफरेंट होती है अदर डेटा टाइप्स के कंपैरिजन में। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि डॉट इक्वल्स का यूज़ करना है स्ट्रिंग के केस में, डबल इक्वल टू का यूज़ नहीं करना है। मेरे को किससे चेक करना था, ये और से। यहाँ पे स्मॉल ले रखा है और, अगर ये इक्वल है और के, जो भी वर्ड आया है बन के, तब तब मेरा काउंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है। फॉर लूप के बाहर मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, अगर मेरा जो काउंट है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी एक तो और मेरे को मिल ही गया मिनिमम, तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि यस एग्जिस्ट करता है। एल्स में मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, नो एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसे, रन करा, नहीं करता। ठीक है। ऐसे करके हम काउंट की मदद से किसी भी वर्ड को की एग्जिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है। 10th हो गया। दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, स्ट्रिंग की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो हमारी कवर हो जाएगी सारी। स्ट्रिंग की जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं इतनी ही नीड है। इसके बाद जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है वो मैं अलग से कराऊंगा। ये हमारा स्टेप 1 चल रहा है जिसमें हम बेसिक एंड लॉजिक बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं सिर्फ। नाउ 11th क्वेश्चन, चेंज द वर्ड रेड टू ब्लू इन सेंटेंस ए रेड सीड। एक सेंटेंस दे रखा है मेरे को ए रेड सीड, इसमें मेरे को इस सेंटेंस में जो रेड वर्ड है उसकी जगह मेरे को ब्लू को एंटर करना है। ठीक है। इसका लॉजिक मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन कौन सा है, चेंज वर्ड। ठीक है। मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग एस, मेरे को कौन सी स्ट्रिंग दे रखी है, ए रेड सीड। स्ट्रिंग वर्ड मैंने एम्प्टी बना लिया। अब तो आदत पड़ जाएगी, काफ़ी बार लिख दिया वही चीज़। स्पेस को ऐड ऑन कर रहा हूँ, फॉर लूप चलाएं इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और कैरेक्टर के लिए कैरेट सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। इफ मेरा सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस के इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, वर्ड में प्लस इक्वल टू कर दूँगा सी एच, एल्स में अपना यहाँ पे लॉजिक, उसके बाद में वर्ड को रीसेट। लॉजिक में क्या करना है, मेरे को चेंज करना है वर्ड। ठीक है। तो एक चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। न्यू स्ट्रिंग के लिए मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, टी के नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। एल्स में इफ मेरा, इफ क्या है, इफ मेरा जो वर्ड है वो डॉट इक्वल्स है किसके, इक्वल्स है रेड के, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, टी इक्वल टू टी प्लस ब्लू प्लस स्पेस, जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें ब्लू को ऐड ऑन कर दूंगा। एल्स में क्या हो, एल्स में टी इक्वल टू टी प्लस
जो भी मेरा वर्ड आता जा रहा है वो वर्ड प्लस हो जाए और स्पेस। ठीक है, सबसे पहले ए आया एज अ वर्ड, इसने चेक करा जो मेरा वर्ड है वो ए है, वो इक्वल है क्या रेड के, इफ़ नहीं चलेगा। एल्स में आ गए, एल्स में उसने जोड़ दिया वर्ड को, ए को जोड़ दिया और स्पेस जोड़ दिया। ठीक है, अब आया रेड, रेड ये वाली इस वाले केस में इफ़ चलेगा क्योंकि रेड मेरा इक्वल है वर्ड के, तो उस केस में जो भी मेरा ए था ए प्लस में ब्लू कर दिया, फिर स्पेस जोड़ दिया। फिर आया सीड, सीड इसके इक्वल है नहीं है तो नॉर्मल एल्स में। ठीक है, ऐसे करके हम लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ अपने टी को, ये ब्लू सीड, सी, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, पूरे के पूरे जो भी स्ट्रिंग के बेसिक प्रॉब्लम थे उसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, स्वैप द लास्ट एंड फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। जैसे अगर यही है कि मेरे पास सेंटेंस था ना कि यू लाइक टू ईट मैगी और रामेन, हर वर्ड के मेरे को फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को स्वैप करना है। जैसे वाई ओ यू की जगह हो जाए यू ओ वाई, ऐसी लाइक में ई आई के एल हो जाए, मैगी में ई और एम स्वैप हो जाए। ठीक है, ऐसे करके मेरे को हर वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है। तो ये चीज़, इस चीज़ का लॉजिक हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिमिलर थिंग है बस, अ, मैंने बताया था कि कैरेट का यूज़ होगा इसमें। अगर मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है तो मैं जीरो इंडेक्स ले लूँगा, लास्ट कैरेक्टर यूज़ करना है तो मैं लास्ट इंडेक्स के लिए क्या ले सकता हूँ। अगर मेरे को वैसे नहीं पता किसी वर्ड कौन से वर्ड की लास्ट इंडेक्स कौन सा है, तो मैं उस चीज़ में ऐसे लिख सकता हूँ वर्ड डॉट लेंथ -1। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से हम एक -1 लेके चलते हैं ना, तो ऐसे करके लास्ट कैरेक्टर को कैरेट से देख सकते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करे वैसे ही उसको ऐड ऑन करके इसमें मैनिपुलेशन करके इसका लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके जैसे आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे कोडिंग करोगे तो इस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि कैसे मैं स्वैप कर सकता हूँ कैरेक्टर्स को। एक बार इसको भी देख लेते हैं। पहले स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स है यहाँ पे। मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, स्ट्रिंग है सपोज मेरी यू लाइक टू ईट मैगी और रामेन। एक वर्ड के लिए वर्ड एम्प्टी वर्ड के लिए स्ट्रिंग बना दी, इस वाले में लास्ट कैरेक्टर को प्रोसेस करने के लिए स्पेस को ज्वाइन कर दिया, इक्वल टू आएगा फॉर लूप int इक्वल टू 0 i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस, कैरेक्टर्स के प्रोसेसिंग के लिए कैट ch इक्वल टू s डॉट कैरेट i। फिर अपनी इफ कंडीशन, इफ ch मेरा स्पेस के इक्वल नहीं है तब तक मैं क्या करूँगा, वर्ड में प्लस कर दूंगा कैरेक्टर को। एल्स में मैं जैसी स्पेस के इक्वल आ गया, मेरा पहला वर्ड मेरे को मिल चुका है, अपना लॉजिक लिखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट आइटेशन के लिए वर्ड को रीसेट कर दूंगा। ठीक है, अब लॉजिक में मेरे को स्वैप करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कैर मैंने फर्स्ट के लिए एफ ले लिया, एफ वर्ड डॉट कैरेट 0, इसमें मेरा पहला कैरेक्टर आ जाएगा। वर्ड जो है मेरे को उसकी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, एफ में मेरा फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट के लिए मैं एल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वर्ड डॉट कैरेट वर्ड डॉट लेंथ -1, ये मेरे को लास्ट कैरेक्टर दे देगा। अब मेरे को न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी एक, तो मैं स्ट्रिंग टी को डिफाइन कर देता हूँ एम्प्टी में। ठीक है, अब टी में मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी में मेरा क्या हो जाए, टी इक्वल टू टी प्लस फर्स्ट कैरेक्टर की जगह एल। एक और चीज़ इसमें हमको लेनी पड़ेगी, मेरे को सब स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग सब लिख सकते हैं, स्ट्रिंग सब इक्वल टू वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग। मैंने फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर जैसे स्टोर कर लिए, जैसे सपोज लाइक है, ठीक है, मैंने एल को स्टोर कर लिया एफ में, ई को स्टोर कर लिया एल में, अब मेरे को आई के चाहिए, आई के भी तो चाहिए, उसके लिए मैं सब स्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3, तो मेरे को 1 से लेके 2 तक चाहिए, तो मैं 3 लिखूंगा, एक एंड वाले कैरेक्टर को वो लेता नहीं है। एस डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से लेकर, 1 से लेकर लास्ट वाले तक, क्योंकि लास्ट वाले को लेता ही नहीं है तो उससे पहले तक ही आएगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ टी में जो न्यू स्ट्रिंग है प्लस में लास्ट कैरेक्टर प्लस सब, यानी बीच वाला वर्ड, फिर फर्स्ट वाला कैरेक्टर प्लस स्पेस। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ अपने टी को, सी, हर वर्ड के फर्स्ट एंड लास्ट लेटर स्वैप हो चुके हैं। मैंने फर्स्ट कैरेक्टर को अलग करा, लास्ट को अलग करा, जो बीच वाला है उसको सब स्ट्रिंग से निकाला, फिर अपने अकॉर्डिंग मेरे को क्या चाहिए था, लास्ट प्लस बीच वाला वर्ड एग्जैक्ट फिर फर्स्ट वाला, उसका लॉजिक लिख दिया मैंने न्यू स्ट्रिंग में प्लस करके। ऐसे करके हमने अपने स्ट्रिंग की सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया। तो हमने स्ट्रिंग की सारी प्रॉब्लम्स को देख लिया था और 12th वाले को भी टिक कर देते हैं। अब हमारी आ जाती है एरे की बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने स्ट्रिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो मेजरली बेसिक लॉजिक बिल्डिंग में कवर होनी चाहिए वो हमने कवर कर ली। हमने उसमें 12 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम एरे के 1D एरे प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जैक्ड एरे का,
वो उसको देखेंगे और उसके बाद 2D एरे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। 2D एरे बेसिकली जो मैट्रिक्स हमने सॉल्व करी हैं, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर रखे हैं, और हम अपनी इंजीनियरिंग में भी देख सकते हैं जब आइगन मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पढ़ना पड़ता है, तब ये सारी चीज़ें भी काम में आती हैं, ठीक है। तो हम 1D एरे प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। 1D एरे कैसी दिखती है मैं एक बार शो कर देता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये मेरी 10 लेंथ की एरे है, इंडेक्सिंग इसकी 0 बेस्ड ही होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मेरा लास्ट वाला इंडेक्स होता है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे होते तो 10 ही कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर लूप हम बेसिकली चलाते हैं इंट आई इक्वल टू 0 वाले इंडेक्स से लेकर कहाँ तक, स्टार्ट कंडीशन, एंड कंडीशन, उसके बाद अपडेट। हमने फॉर लूप यूज़ करना आता ही है, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके, तो ठीक है। उसके बाद हम एयर ऑफ आई में जो पर्टिकुलर मेरा इंडेक्स है वो अगर मैं पास कर देता हूँ तो ये एक्सेस करने के लिए होता है जो भी एलिमेंट मेरे को चाहिए। जैसे सपोज कि अगर मेरे को फोर्थ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं एयर में अगर मैं 4 लिख देता हूँ, जब मेरा आई 4 पे पहुंचेगा तो एयर ऑफ आई मेरे को वैल्यू क्या रिटर्न करके देगा, 8, जो कि फोर्थ इंडेक्स पे पड़ी हुई है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा आई अगर 7 होता है तो एयर ऑफ 7 मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा, 7, ठीक है। ऐसे करके हम एयर ऑफ आई के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। क्वेश्चन करते जाते हैं और इसको अब 1D एरे के जो मेजरली बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रिंट ऑल एलिमेंट्स इन सेपरेट लाइन। कोई भी सपोज एरे है प्री डिफाइंड और उसके सारे एलिमेंट्स को मेरे को सेपरेट लाइन पे प्रिंट करना है। इस बार मैं यूजर से इनपुट लेके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। 13th क्वेश्चन अपना बना लेते हैं इसमें। बेसिकली 13 इसमें क्या है, प्रिंट ऑल एरे एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले एक मेन क्लास बनानी पड़ेगी। अब मेरे को यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो मैं स्कैनर क्लास को डिफाइन करता हूँ, जिसका मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए SCB यूज़ करता हूँ, न्यू स्कैनर, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सिस्टम डॉट इन। अब जो स्कैनर है मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि जावा का यूटिल पैकेज देता है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उससे ये चल जाएगा। अगर मैं स्कैनर हटाकर यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ तो स्टार से जितने भी पैकेजेस हैं, जैसे मैथमेटिक्स के भी कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, उनको यूज़ करना है, उन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना है, या फिर स्कैनर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो स्टार जो है मेरा वो सारे के सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर देता है मेरे कोड में, ठीक है। तो इसलिए ईजिली हम स्टार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लिखना बजाय किसी स्पेसिफिक यूसेज के, ओके। अब अब मेरे को सपोज एक एरे बनानी है। सबसे पहले मैं एरे का साइज इनपुट लूंगा, इंट एन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये यहाँ से मैं साइज एंटर करूँगा। एक मैं एरे बना लेता हूँ न्यू इंट, जिसमें मैंने ये साइज पास कर दिया। उसके बाद में मेरे को यूज़र से ही इनपुट देना पड़ेगा एरे में, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन चलेगा n तक, आई प्लस प्लस। अब हर पर्टिकुलर एलिमेंट का इनपुट मेरे को यूज़र से ही लेना पड़ेगा, तो SC डॉट नेक्स्ट इंट लिख दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। एयर ऑफ आई होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए। अब वो मेरी जो एरे मैंने बनाई है वो खाली पड़ी हुई है और उसका इनपुट मेरे को यूज़र से लेना है, तो मैंने SC डॉट नेक्स्ट इंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, प्रिंट करने के लिए क्या होता है यूज़, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर। इसमें एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और एर को पास कर दिया। ये मैंने पहले बता रखा है कि एरे को हम प्रिंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली प्रिंट लिखते हैं एर, तो वो एड्रेस को रिटर्न कर देता है, मेमोरी एलोकेशन को, इसलिए हम एरेज डॉट टू स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, सबसे पहले ये मेरे से इनपुट लेगा। इनपुट सपोज मैंने लेंथ दे दी 5, ठीक है। अब मेरे को 5 एलिमेंट्स इनपुट करने हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ 10 20 30 40 और 50। ये आ गई मेरी एरे, ये मेरी आ गई एरे जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, मेरे को प्रिंट करने हैं जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट लाइन में हो। जैसे फिलहाल तो मैं ऐसे इनपुट ले रहा हूँ, लेकिन यही मेरा आउटपुट शो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एरे मेरे पास प्री डिफाइंड होती तो इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ। अगर जैसे सपोज मेरे को एक एरे बनानी है जो प्री डिफाइंड हो, तो उसको मैं कर्ली ब्रेसेस में यही वैल्यूज़ को पास कर देता हूँ। सही है यहाँ तक। अगर प्री डिफाइंड एरे करनी है, यूजर से इनपुट नहीं लेना है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर सपोज मेरे को एरे तो दे रखी है क्वेश्चन में, इसके सारे एलिमेंट्स को मेरे को सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है, तो मेरा टेम्पलेट क्या था, टेम्पलेट मेरा बेसिक है, फॉर लूप चलाऊंगा और एयर ऑफ आई का यूज़ करूँगा एक्सेस करने के लिए हर एलिमेंट को, और उसी के बाद मैं अपना लॉजिक डिफाइन कर दूंगा जो भी मेरे को चाहिए। फॉर लूप लगाया इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक लिख सकते हैं, या फिर मैं एर डॉट लेंथ का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, आई प्लस प्लस। स्ट्रिंग के केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब मैं लेंथ लिखता हूँ एस डॉट लेंथ तो पैरेंथेसिस लगाता हूँ, लेकिन वही पैरेंथेसिस जब मैं एरे के साथ काम कर रहा हूँ तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे सिंटेक्स एरर आते हैं और ये हमारे कोड के लॉजिक में बहुत एक माइनर सा इशू है, जो कि हमारे कोड के लॉजिक को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं।
तो स्ट्रिंग के केस में हमेशा एस डॉट लेंथ पैरेंथेसिस के साथ आता है और एरे के साथ में पैरेंथेसिस नहीं आते हैं, ठीक है। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। नाउ मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक है मेरे को हर एलिमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करना है, और जो एलिमेंट है उसका एक्सेस मैं करता हूँ एयर ऑफ आई से, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एयर ऑफ आई, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ये मेरे से इनपुट लेगा 5, 10, 20, 30, 40, 50। ये मेरी एरे बन गई थी यहाँ तक, उसके बाद इसके आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टेम्पलेट की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड थिंग, 14th क्वेश्चन है मेरा, प्रिंट ऑल इवन एंड ऑड एलिमेंट्स सेपरेटली। लाइक सपोज इसमें मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जो जो मेरा इवन एलिमेंट है वो पहले प्रिंट हो जाए और उसके बाद जो ऑड एलिमेंट्स हैं वो बाद में प्रिंट हो, ठीक है। इस वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंट इवन देन ऑड। अब मैं प्री डिफाइंड एरेज बना के चलूँगा, क्योंकि एक में मैंने यूजर से इनपुट लेना सिखा दिया, ठीक है। बार बार उसमें फिर टाइम ही लगता है। मेन चीज़ है अपने लॉजिक पे काम करना। मेन क्लास बनाई, एरे मैंने सपोज ले ली 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एलिमेंट्स ले लिए। अब जितने भी इवन एलिमेंट्स है वो पहले प्रिंट हो, उसके बाद ऑड एलिमेंट्स प्रिंट हो। फॉर लूप चलाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन ए डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस। एयर ऑफ आई से मैं एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे को इवन एलिमेंट पहले प्रिंट करने हैं, उसके बाद ऑड एलिमेंट चेक करने हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इवन एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ, इफ़ एयर ऑफ आई मॉड्यूलो करने पे 2 से अगर इक्वल इक्वल टू 0 है तो वो इवन एलिमेंट है, ठीक है। ये चीज़ सही है यहाँ तक। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूँ एयर ऑफ आई को। अगर मैं इतना ही रन करता हूँ फिलहाल के लिए, 2 4 6 मेरे इवन थे बस। यही फॉर लूप अगर मैं रिपीट कर दूँ एक और बार, और इस बार मैं लिख दूँ कि अगर मेरा जो यहाँ पे डिवाइड करने पे वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी वो ऑड है। और 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है, वो 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी वो एलिमेंट ऑड है, तो मैं उसको प्रिंट कर दूँ। सी, पहले इवन एलिमेंट्स आ गए, फिर ऑड एलिमेंट्स आ गए। ऐसे सिर्फ इफ़ की कंडीशन की मदद से मैंने दोनों के दोनों लॉजिक लिख लिए। ये इवन के लिए हो गया मेरा, और ये वाला हो गया मेरा ऑड के लिए। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंट ऑल डबल डिजिट नंबर फ्रॉम एरे। एरे में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 5 है यहाँ पे, सपोज कर लिया मैंने 50 है, ठीक है, और यहाँ पे है 65। अब इसमें से पूरी एरे में से सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो कि मेरे डबल डिजिट है, 50 और 65। सिर्फ वही प्रिंट हो, बाकी कोई भी नंबर मेरे को और कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। इसका लॉजिक हम कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये, लेकिन ये बेसिक लॉजिक बिल्डिंग को सोचने का एक न्यू डायरेक्शन में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें जो हमें कॉन्फिडेंस देती है और धीरे धीरे चीज़ें बनती है कोडिंग में। तो देख लेते हैं इसको, प्रिंट ऑल डबल डिजिट नंबर। सी, मेन क्लास बनाई, जस्ट अ सेकेंड, मेन क्लास बनाई, एरे ले ली मैंने क्या, 1 2 3 4 50, और उसके बाद 67 89 और 2, ठीक है। फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन ए डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस। नाउ इफ कंडीशन में मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए कि मेरे को सारे सारे डबल डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ मेरा अगर एयर ऑफ आई ग्रेटर देन है 9, 9 से डबल के बाद 10 आ जाता है, डबल डिजिट नंबर सारे स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ तक, 100 से कम तक, क्योंकि 100 मेरा 3 डिजिट नंबर हो गया। अगर एयर ऑफ आई मेरा बड़ा है 9 से, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एयर ऑफ आई मेरा छोटा है किससे, 100 से, तो वो प्रिंट हो, अदरवाइज ना हो। सी, आगे तीनों की तीनों डबल डिजिट नंबर। ऐसे ही करके हम ट्रिपल डिजिट नंबर को भी देख सकते हैं, सिंगल भी देख सकते हैं। अगर सपोज करो मेरे को सिर्फ ये चाहिए था कि जितने भी सिंगल डिजिट नंबर है वही शो हो, तो मैं क्या लिख देता, इफ़ मेरा एयर ऑफ आई स्मॉलर है किससे, 10 से, जितने भी सिंगल डिजिट नंबर है वो आ जाएंगे, क्योंकि 10 के बाद सारे डबल डिजिट चालू हो जाते हैं, ठीक है। 16, फाइंड द सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। ये सिंपल है, फाइंड सम। मेन क्लास बनाई, एरे बनाई, 12 23 34 45 56, ठीक है। सम लेना है मेरे को, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इंट सम इक्वल टू 0 लिख दूंगा यहाँ पे, एक वेरिएबल बना दिया सम। सम में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस एयर ऑफ आई, क्योंकि एयर ऑफ आई मेरे को एक एलिमेंट लाकर देता रहेगा, और मैंने सम में उसको ऐड ऑन कर दिया। इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे, सम प्लस इक्वल टू एयर ऑफ आई
इसके बाद मैं फॉर लूप के बाहर आकर सम को जब प्रिंट करूँगा तो इसका सम आ जाएगा 170। ये आप लोग ऐड ऑन करके देख सकते हैं, यही आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ले सकता हूँ 1 2 3 4 5 सी 15, 5 डिजिट है, 5 4 9 9 3 12 फिर 3 15, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मेरे को अब क्या करना है, मेरे को फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट्स, जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑड एलिमेंट्स मैंने निकालना सिखा दिया। अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो बेसिकली वो जो मेरा डिजिट है वो ऑड है, ठीक है। ऐसे हम ऑड एलिमेंट्स के लेके एक कंडीशन बना सकते हैं इफ के अंदर और प्रोडक्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे सम को करा था, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। नंबर 17, फाइंड प्रोडक्ट ऑड। मेन क्लास बनाई, इंट एरे 1 2 3 4 5 6 7, फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एयर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इफ कंडीशन क्या थी, मेरे को ऑड एलिमेंट के साथ काम करने से, तो मैं डिवाइड करके देखूंगा इफ एयर ऑफ आई, तो जब मैं मॉड करूंगा 2, मॉड हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। नंबर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने उसमें बताया था कि मॉड करेंगे तो रिमाइंडर देगा वो, और अगर स्लैश से डिवाइड करते हैं हम, डिवीजन ही होता है दोनों केस में, मॉड्यूलस में भी और स्लैश में भी। बट मॉड जब मैं लिखता हूँ, ये परसेंट वाला साइन जब मैं लिखता हूँ, इसको मॉड कहते हैं। तो उस केस में मेरे को रिमाइंडर मिलता है, और अगर मैं यहाँ पे स्लैश लिख देता तो उस केस में मेरे को क्वोशेंट मिलता है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मेरे को मॉड चाहिए। मॉड करने पे अगर मेरा 0 नहीं आ रहा है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट मेरा ऑड है। अब ऑड में मेरे को क्या करना था, प्रोडक्ट निकालना था। तो एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लूँगा मैं इंट प्रो के नाम से। इसमें मैं 0 नहीं ले सकता, इसमें मेरे को 1 लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट के केस में हमेशा 1 लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर मैंने 0 ले लिया और उसका मैं मल्टीप्लाई करता जाता हूँ फिर तो फिर अल्टीमेटली मेरा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इस वजह से मैं 1 को लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, मतलब वही वाला एलिमेंट आएगा 1 की जगह, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रो इक्वल टू प्रो मल्टीप्लाई क्या, एयर ऑफ आई, ठीक है। लास्ट में फॉर लूप के बाहर मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रो को। आंसर क्या आना चाहिए, ऑड एलिमेंट क्या है, 1 3 5 और 7। 5 7 जा क्या 35, 3 1 जा 3, 35 इंटू 3 कितना होना चाहिए, 3 5 जा 15, 5 यहाँ 105, 105 आ गया, ठीक है। फाइंड द मैक्स एंड मिन एलिमेंट। अब फाइंड द मैक्सिमम, मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए और मिनिमम एलिमेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड मैक्स एंड मिन। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उसमें से मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नंबर्स में क्या होता है कि एक रेंज होती है, स्पेसिफिक रेंज होती है। जैसे कि फिलहाल मैं छोटे नंबर्स के लिए इंटीजर का यूज़ करता हूँ, जब और ज़्यादा लार्जर नंबर्स आ जाते हैं तो मैं लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ इंटीजर के जगह पर, ठीक है। अब नंबर्स की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर तक। उस रेंज को अगर मेरे को निकालना है तो वो चीज़ कैसे निकलती है, वो निकलती है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से या फिर मिन वैल्यू से। सपोज इंट एम, इंट मैक्स करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इस सिंटेक्स को ध्यान रखना, ठीक है। इस सिंटेक्स को ध्यान रखना, इंटीजर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और मैक्स वैल्यू ऐसे लिखते हैं। ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देता है इंटीजर की। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैक्स, ठीक है, ये कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, रन करा। ये होती है इसकी लिमिट, ठीक है। और ऐसी होती है नेगेटिव नंबर में भी, जिसको हम मिन नंबर से बोलते हैं। अगर मैं मिन यहाँ पे बना लेता हूँ इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, और ऐसे ही मैंने इसको भी प्रिंट करा मिन को, एक मिनट, मिन, ठीक है। सी, ये होती है मेरी अपर लिमिट मैक्सिमम वाली, और ये होती है मेरी लोअर लिमिट मिनिमम वाली। अब जब भी मुझे एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, जब भी मेरे को क्वेश्चन में बोलता है कंपैरिजन के लिए कि मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, मैक्सिमम चीज़ चाहिए, तो मैं जब भी मेरे को मैक्स निकालना पड़ता है तो ये हम डायगनली वर्क करते हैं कि मैं मैक्स वाले में पहले से ही इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को सेट करके रखता हूँ, और जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे सपोज एरे में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैक्स में मैंने इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को स्टोर करके रख रखा है, और मेरे पास एलिमेंट आया सपोज 1, ठीक है। अब 1 को जब मैं इससे कंपेयर करूँगा तो मेरे को आंसर में मैक्स में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। एक मैथ डॉट मैक्स करके बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें दो वैल्यू पास की जाती है, एक प्री डिफाइन और एक जिन इन दोनों वैल्यू का अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो मैं मैथ डॉट मैक्स में कंपेयर करके उसको रिटर्न कर सकता हूँ। अब मैं इसमें अगर मैक्स में मिनिमम वैल्यू को सबसे पहले स्टोर करके रखता हूँ, अब इससे जितनी भी वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगा तो वो वैल्यू से बड़ी ही आएगी। तो जब भी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं स्टार्टिंग में मिनिमम सबसे जो
लोअर लिमिट वाली है, नेगेटिव वाली वैल्यू, उसको स्टोर करके रख लेता हूँ। सिमिलर केस है मिनिमम के लिए, जब मेरे को मिनिमम निकालना होता है तो मैं उल्टा चलता हूँ, मैं मैक्सिमम को उसमें स्टोर करके रख लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए हम एक इस चीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं कि इनका यूज़ ना करें तो भी ये चीज़ हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड। जैसे सपोज मैंने मेन क्लास बनाई, एरे है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 7 आनी चाहिए और मिनिमम 1 आनी चाहिए। फॉर लूप चलाया मैंने, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। दो वेरिएबल बना लिए मैंने, इंट मिन इक्वल टू 0 और इंट मैक्स इक्वल टू 0। फिलहाल के लिए अभी 0 लेके चलते हैं, ठीक है। इफ मेरा एर ऑफ आई अगर ग्रेटर देन है किससे, मैक्स से, तो मैं क्या करूँ, मैक्स में डाल दूँ एर ऑफ आई को, ठीक है। सिमिलर चीज़ अगर मेरे को दो, मैं अपने मिनिमम के लिए करूँगा, इफ़ मेरा एर ऑफ आई अगर छोटा है किससे, मिन से, तो मैं अपने मिन में क्या डाल दूँ, एर ऑफ आई को। लास्ट में मैं दोनों को प्रिंट कर सकता हूँ, मैक्स, सबसे पहले मैक्स वैल्यू आएगी और उसके बाद मिनिमम वाली, ठीक है। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट आइटेशन में आई 0 है, 1 आया, क्या 1 मेरा बड़ा है मैक्स से, मैक्स में 0 है फिलहाल, मैक्स में आ गया 1। उसी 1 को इसने कंपेयर करा मिनिमम से, क्या 1 मेरा छोटा है मिनिमम से, मिनिमम में 0 है, तो मिन में अभी कुछ नहीं आया क्योंकि ये चला ही नहीं। ऐसे ही करते करते ये कंपेयर करते हुए ये दोनों कंडीशन चलेगी। जब भी मेरे को दोनों कंडीशन या 3-4 कंडीशन एक साथ चलानी होती है तो मैं इफ़ का ही यूज़ करता हूँ मल्टीपल कंडीशंस के लिए, जो मैं चाहता हूँ सारी की सारी चले। अगर मैं चाहता हूँ कि एक कंडीशन चल गई उसके बाद दूसरी ना चले या फिर तीसरी ना चले, तब मैं इफ एल्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि जब मैं चाहता हूँ मल्टीपल कंडीशंस एक साथ रन हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाली भी वर्क करे उसके बाद में ये वाली भी वर्क करे, तो मैं दोनों ही जगह इफ़ का यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इफ़ चल जाए तो एल्स ना चले, एल्स चल रही है तो इफ़ ना चले, उस केस में मैं इफ एल्स का यूज़ करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो 7 और 0, 0 यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है मेरी, वो मेरी मिनिमम से ज़्यादा, मिनिमम मेरा उनसे ही छोटा हो गया, तो ये वाली कंडीशन कभी चल के ही नहीं थी। इसी केस में हम क्या करते हैं, जब मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो मैंने जो सिखाया था इंटीजर मैक्स वैल्यू लेके चलते हैं हम, ठीक है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ मैं। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं प्री डिफाइन करूँगा मैक्स वैल्यू को, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं मिनिमम वैल्यू को लिख दूँगा यहाँ पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत आगे यूज़ आएगा। एक बार ड्राई रन करके देखोगे खुद से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब अब मैं इसको चला के देखता हूँ, आ गया 1, कैसे 1 आया यहाँ पे, ठीक है। 1 के लिए आई इक्वल टू 0 है, फर्स्ट आइटेशन चल रही है। 1 को कंपेयर करें, क्या वो मेरा मैक्स से बड़ा है? मैक्स में मेरा सबसे छोटा वैल्यू है वो मैंने स्टोर कर रखा है, ऑब्वियसली वो बड़ा है तो मैक्स में 1 आ गया, इफ चल गया यहाँ पे। सेकंड थिंग, अब 1 को कंपेयर करा, क्या वो मेरा मिन से छोटा है? मिन में मेरा मैक्सिमम वैल्यू मैंने स्टोर कर रखी है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी ही होगी। तो अब मैंने मिन डाल दिया 1, ठीक है। यहाँ पे भी मिन में हो गया मेरा 1। अब आया नेक्स्ट आइटेशन में 2, क्या 2 मेरा मैक्स से बड़ा है? मैक्स में क्या स्टोर हो गया था, 1। 2 मेरा बड़ा है मैक्स से, जो कि 1 था, तो मैक्स अपडेट हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या मेरा छोटा है मिन से? मिनिमम में मेरा 1 स्टोर हो चुका है, नहीं है छोटा, तो मिनिमम में 1 ही रहा। ऐसी जितनी भी वैल्यू आती जाएंगी, 1 सबसे मिनिमम वैल्यू है, वो स्टोर हो गई, तो ये वाला फिर चलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सी, अब मैंने 1D एरे के जो भी हमारे मेजर बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, 2D एरे भी बोलते हैं हम इसको। 2D एरे क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीपल इनर एरेज। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर रखी है और इसमें हर एलिमेंट मेरा एक सिंगल सिंगल डिजिट है। अगर मेरी एक एरे के अंदर हर एलिमेंट, जैसे 1 है यहाँ पे, इसकी जगह पे एक एरे होती, 2 की जगह पे एक एरे होती, 3 की जगह पे एक एरे होती, इन एरेज की, यानी कि एक बड़ी सी रेलगाड़ी है, ठीक है, ऐसे समझो इसको, एक बड़ी सी रेलगाड़ी है और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं या फिर मल्टीपल कैबिन्स हैं। जैसे फिलहाल के लिए मैं एक कैबिन के साथ डील कर रहा था, ये मेरा एक कैबिन हो गया। अब एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी है जिसके अंदर ऐसे ही बहुत सारे कैबिन्स रखे हुए हैं, तो उसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि हमने पहले पीछे देखी भी हुई है। जैसे सपोज करो, अ, हमने इसमें देखा था, सी, ये वाली जो हमारी चीज़ है ये हमारी मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, जिसमें हम रोज के साथ डील करते हैं, कॉलम्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। नाउ इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मेरा जैक्ड एरे का। एज अ मैट्रिक्स और 2D एरे आर एरे ऑफ मल्टीपल इनर एरेज। एक 2D एरे एक बड़ी एरे होती है मल्टीपल इनर एरेज की। तो हेयर व्हाइल लूपिंग इन द प्रॉब्लम्स लॉजिक, रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट ईच inner array inside one larger array may contain different length. So for row loop we can take the length as I dot length, but for column loop remember to take the length as air of I dot length. See, इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि सपोज करो ये मेरी जैक्ड एरे है। ये मेरी जैक्ड एरे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि
मैंने ये चीज़ मान ली कि मैट्रिक्स क्या होती है कि एक बड़ी एरे होती है मल्टीपल इनर एरेज़ की, ठीक है? अब जो जितनी भी एरे है, जैसे फर्स्ट एरे है मेरा, फर्स्ट केबिन जो है, वो इतनी 3 लेंथ का हो, सेकंड मेरा 2 लेंथ का हो, थर्ड मेरा 5 लेंथ का हो और एक मेरा 5th लेंथ का हो। तो जब मैं लूपिंग करूँगा, नेस्टेड लूपिंग यूज़ होगी इसमें। उस केस में हो सकता है मैं रो के लिए तो हमेशा चला दूँगा एड डॉट लेंथ तक चले वो, ठीक है? जितनी रोज़ है उतना तो वो चले, लेकिन जब वो कॉलम के थ्रू ट्रैवल करेगा, यहाँ पे लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में कवर करेगा, तो फर्स्ट वाले केबिन के लिए 3 लेंथ है, सेकंड के लिए 2 लेंथ है। तो उस केस में मैं एड डॉट लेंथ का यूज़ नहीं कर सकता, जितनी रोज़ है उतनी लेंथ नहीं ले सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ एर ऑफ आई डॉट लेंथ। आई अगर 0 है, तो 0 पे जो मेरी एरे पड़ी है, उसकी लेंथ आ जाए 3। अब मेरा अगर आई यहाँ पे हो गया मेरा 2, आई हो गया मेरा 1, ठीक है? 0 पे 3 थी, जब मेरा 1 हुआ आई, तो 1 पे मेरी 2 लेंथ है, तो 1 वाले इंडेक्स पे जो भी मेरा केबिन पड़ा है उतनी लेंथ तक चले। ऐसे ही थर्ड वाले इंडेक्स के लिए। इस वजह से मैं एयर ऑफ आई डॉट लेंथ का यूज़ करता हूँ, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को समझ में एक बार देख लेना। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वैसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं जिसमें कि जो भी मेरा फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट पे जो भी केबिन है इतनी ही लेंथ हो सबकी, ठीक है? वैसे डिफर कर सकती है रोज़ और नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन जो कॉलम्स होती है उनकी लेंथ सेम ही कंसीडर की जाती है, ठीक है? जैसे सपोज़ करो मेरे को 2 बाई 3 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 2 मेरी रोज़ हैं और 3 मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यानी हर रो में जितने भी मेरे कॉलम्स हैं, जितने भी मेरे केबिन बनेंगे वो 3-3 लेंथ के ही बनेंगे। उन्हें कहते हैं हम मल्टी डायमेंशनल, जिसमें ये अलग-अलग नहीं चलता है। तो उस केस में हम एयर ऑफ आई डॉट लेंथ की जगह एयर ऑफ 0 डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख के चलना कि लूपिंग के केस में मैट्रिक्स में रोज़ के लिए मैं एयर डॉट लेंथ तक चला दूँगा। जो भी मेरी मैट्रिक्स है, जिस भी नेम से है, उसके डॉट लेंथ तक चला दूँगा मेरा रो वाला लूप। लेकिन जो कॉलम वाला लूप है, जो इनर वाला लूप है मेरा, उस केस में मैं चलाऊँगा उसको 0 से लेके एयर ऑफ 0 डॉट लेंथ के लिए, अगर वो मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी हर कॉलम की लेंथ सेम है, या फिर अगर वो जेड एरे का रूप है जिसमें अलग-अलग अलग-अलग लेंथ की एरेज़ हैं, इनर एरेज़, उस केस में मैं एयर ऑफ आई डॉट लेंथ का यूज़ करूँगा, ठीक है? अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स में और इस चीज़ को समझते हैं ढंग से। फर्स्ट चीज़ क्या है मेरी, प्रिंट ऑल द मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन सेपरेट लाइन। तो पहले मैं प्री डिफाइंड मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। इनपुट यूज़र से आप सीख ही लोगे, उसी चीज़ को बस वो फॉर लूप के अंदर एससी डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है? अब जैसे सपोज़ मेरा कौन सा क्वेश्चन है ये, 19 019 प्रिंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स। एक मेन क्लास बनाई मैंने। मैट्रिक्स के केस में जब भी 2D एरेज़ बनते हैं तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। नॉर्मल एरे के केस में सिर्फ एक ही था, ठीक है? एक एरे 1D एरे को हम देख सकते हैं 1 केबिन के थ्रू। अब मेरे को एक लार्जर बनाना है और उसके अंदर मल्टीपल्स हैं तो मैं डबल यूज़ करता हूँ। मैट्रिक्स मैंने मैट नाम लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे अब कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है प्री डिफाइंड के लिए। ये हो गया मेरा लार्जर वाली एरे। इसके अंदर मल्टीपल एरेज़ हैं इनर। तो एक एरे के लिए कर्ली ब्रेस का यूज़ करा 1 2 3, ठीक है? कॉमा। दूसरी के लिए मैंने यूज़ कर लिया सपोज़ 4 5 6, कॉमा, ठीक है? तीसरी के लिए मैंने यूज़ कर लिया 7 8 9, ठीक है? ऐसे कॉमा करके हम मल्टीपल एरेज़ को बना सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग देख रहे हो कि एक बड़ा ब्रैकेट है जो कि बड़ी एरे को, यानी मेरी जो भी मैंने बताया था आपको ट्रेन की तरह समझ सकते हैं कि ये जो बाहर वाले कर्ली ब्रेसेस हैं, ये वाले, ये मेरी बड़ी ट्रेन का काम कर रहे हैं और इनर वाले जो हैं ये इनर एरेज़ हैं, ठीक है? फिलहाल ये सेम ही लेंथ की है। तो मेरी मैट्रिक्स कितनी है यहाँ पे, 3/3। अब अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है कि हर एरे के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनको सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है। फॉर लूप चला है इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन मैट डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस, ठीक है? यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे मैं इनर लूप की आपको बात कर रहा था, ये था मेरा रो के लिए। अब फॉर कॉलम के लिए चलता है इनर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे मैट ऑफ, यहाँ पे मेरे को वेरिएबल्स मैंने ऊपर आई ले लिया तो यहाँ पे जे लेके चलूंगा, जे। मैंने मैट ऑफ 0 क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्योंकि 0 वाली जो फर्स्ट मेरी है उसकी लेंथ 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। अगर सपोज़ मेरी मैट्रिक्स यहाँ पे 3/3 की है, अगर ये 3/4 की होती, जैसे सपोज़ यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 10, ठीक है? यानी हर कॉलम की जो लेंथ है मेरी वो 4 है और रोज़, लेकिन टोटल रोज़ है 3। तो मैट डॉट लेंथ तो मेरा 3 के लिए काम कर रहा है और यहाँ पे मैट ऑफ 0 डॉट लेंथ से मेरा ये चीज़ डिफाइन हो गई कि यहाँ पे 4 है, तो हर एक के लिए वो 4 बार चलेगा, ठीक है? इस चीज़ का हमेशा प्लीज़ ध्यान रखना। अब मेरे को बस लॉजिक लिखना है, उसमें क्या कर लूँगा मैं, मैट ऑफ आई कॉमा जे, फिर जो भी है वो प्रिंट हो जाए। सी 1 2 3 5 4 5 6 8 7 8 9 10। इसी चीज़ को हम एक चीज़ और कर सकते हैं,
कि मेरे को जैसे एक ही रो में शो हो और उसके बाद एक न्यू लाइन में शो हो, ठीक है। तो मैंने एल एन हटा दिया यहाँ से, प्लस यहाँ पे स्पेस कर दिया, और इनर फॉर लूप के बाद में यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन डाल दी। सी, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, सेकंड रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के एलिमेंट्स, ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये भी इजी है। फाइंड सम, कमांड बी। अब इसमें हम देख सकते हैं जैसे कमांड बी, ठीक है। ये मेरे को मेन क्लास के अंदर लिखना था। कमांड एक्स, एक मेन क्लास बनाई, जस्ट अ सेकेंड, एक मैंने मेन क्लास बनाई, उसके अंदर ये पेस्ट कर दिया। ये मेरी मैट्रिक्स थी, ये मैंने फॉर लूप चला दिया अपना, और यहाँ पे मेरे को अपना लॉजिक लिखना था। लॉजिक में क्या लिखना था, मेरे को सम प्रिंट करना है सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स का। कैसे कर सकता हूँ, अरे यार ये हट नहीं रहा, रुको। एक वेरिएबल बना लूँगा बाहर सम नाम का, जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। एलिमेंट्स यहाँ पे आते जा रहे हैं, सब में मैं प्लस कर दूंगा अपना मैट ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से, प्रिंटिंग नहीं हो रही यहाँ पे। बाहर जाके मैंने सम को लिख दिया, 68 आ गया सारे एलिमेंट्स का सम। आई जे हमने इसलिए लिखा है, 0 0 वाले इंडेक्स पे ये होगा, फिर 0 1 पे ये होगा, 0 2 पे ये, 0 3 पे ये, ऐसे ही फिर नेक्स्ट आइटेशन में आई अपडेट हो जाएगा 1 पे। ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर आई अपडेट होगा 2 पे, तो 2 1 2 0 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके चलता है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस और बचे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट में 1 पे देखो कि अगर मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखूं तो क्या क्या होंगे। इसके डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या क्या होंगे, 1 होगा, जो मेरे आई और जे इंडेक्स जहाँ जहाँ सेम है उस पे, ठीक है। 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा। ये हो गया मेरा एक मेजर डायगोनल, और वहीं पे माइनर डायगोनल कैसे हो जाएगा, 5 6 8। इस चीज़ को देख लेते हैं हम। न्यू जावा क्लास बनाई, प्रोडक्ट निकालना है किसका, डायगोनल का। मेन क्लास बनाई, मैं यहाँ पे 3 by 3 की ले लेता हूँ डायगोनल के लिए, ठीक है। 3 by 3 की मैंने मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें देखो आप, सबसे पहले देखते हैं, हमें दो तरीके के डायगोनल होते हैं, मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल। मेजर डायगोनल होता है ये वाला, इसमें हो जाएगा 159, और माइनर डायगोनल हो जाएगा 357। इनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, पहले ये चीज़ देखो। अगर सपोज मेरे को पहले मेजर डायगोनल के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इफ मेरा आई इक्वल इक्वल है जे के, तो मेजर डायगोनल के एलिमेंट्स प्रिंट हो 159, ठीक है। यही होता है। 1 पे मेरा आई और जे को नोटिस करो, सपोज करो आई मेरा ऐसे चल रहा है, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और जे मेरा ऐसे चल रहा है कॉलम वाइज, ठीक है। 1 पे मेरा आई और जे की वैल्यू क्या है, 0। 5 पे मेरी आई और जे की वैल्यू क्या है, आई मेरा 1 है और जे भी मेरा 1 है। 9 पे मेरा आई जे की वैल्यू क्या है, 2 2। ये हो गया मेजर डायगोनल। यहीं पे अगर माइनर डायगोनल करना है तो वो कैसे हो सकता है, आई प्लस जे इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, मैट डॉट लेंथ -1 के। 357 है, 3 पे मेरी आई जे की वैल्यू क्या है, आई है मेरा 0, जे है मेरा 2, 0 + 2 कितना हो गया, 2, और मैट्रिक्स की लेंथ है 3, 3 -1 भी होता है मेरा 2। अब इसको एक बार रन करके देखो, 357 सी। ऐसे करके मेरे मेजर और माइनर डायगोनल निकल सकते हैं। अब मेरे को प्रोडक्ट निकालना है। एक वेरिएबल बना लिया 1 से, ठीक है। एक कंडीशन हो गई मेरी ये, या तो ये है और मेजर डायगोनल की कंडीशन है, तो क्या हो जाए, तो मेरा प्रोडक्ट में वो मल्टीप्लाई हो जाए, क्या, मैट में जो भी मेरा आई और जे है, जो भी एलिमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। 159 कितना हो जाएगा मेरा, 45, और 357 का जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसका 45 से मल्टीप्लिकेशन करके यही आएगा। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ये हो गई मेरी माइनर डायगोनल की कंडीशन, और ये हो गई मेरी मेजर डायगोनल की कंडीशन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ जब हमने पैटर्न्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। तो हमने प्रिंट ऑल माइनर डायगोनल एलिमेंट्स भी देख लिया, कि अगर सिर्फ माइनर डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। मेरा 24th वाला क्वेश्चन भी हो गया। प्रिंट सम ऑफ ईच रो एलिमेंट्स सेपरेटली, इसको देख लेते हैं
कि सिर्फ जो भी रो वाइज है उनके सम प्रिंट होते जाएं सेपरेटली, जैसे फर्स्ट रो का सम आ जाए, सेकंड रो का सम आ जाए, थर्ड रो का सम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंट सम ऑफ ईच रो। मेन फंक्शन बनाया, ये कॉपी करा, ठीक है, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ अभी के लिए। इतना नॉर्मल है मेरा टेम्पलेट। यहाँ पे मेरे को अपना लॉजिक लिखना है। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो का सम आ जाए, वो प्रिंट हो, सेकंड रो का सम प्रिंट हो, थर्ड रो का सम प्रिंट हो। अब मेरे को हर रो के लिए जब आइट्रेशन होती है मेरी तो बाहर आता है कंट्रोल, तो मेरे को 3 सम चाहिए, यानी जितनी बार जितनी मेरी रोज़ हैं उतने सम चाहिए। तो हर बार मेरे को सम चाहिए, तो मैं सम को बाहर ना इनिशियलाइज़ करके फॉर लूप के अंदर करूँगा। जब भी मेरे को मल्टीपल बार सेम चीज़ चाहिए होती है तो उसको मैं इनिशियलाइज़ अंदर करता हूँ लूप के, बजाय बाहर के, ठीक है? अगर एक ही बार चाहिए होता, सिर्फ़ बाहर वाला नॉर्मल सम चाहिए होता तो मैं बाहर इनिशियलाइज़ करता, जो कि सारे एलिमेंट्स के लिए होता। मेरे को अब हर रो के लिए चाहिए तो मैंने अंदर इनिशियलाइज़ करा है, क्योंकि जब जब कंट्रोल आएगा बाहर तो सम 0 हो जाएगा, फिर अंदर अपनी वो हो जाएगी लॉजिक, ठीक है? ये चला। सम में मैं प्लस कर दूँगा क्या? मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ये मेरा इस वाले फॉर लूप के बाद मेरा सम जो फर्स्ट रो का है वो कैलकुलेट हो चुका होगा। उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा अपने सम को। सी 5 + 3 कितना हो गया? 8, 9, 10, 11। हुआ क्या? फर्स्ट मेरा i इक्वल टू 0 था, फर्स्ट रो के लिए चल रहा है, ठीक है? सम एक 0 वेरिएबल सम इनिशियलाइज़ हुआ, अब आया अंदर कंट्रोल। j इक्वल टू 0 से लेकर लास्ट तक चलेगा, 1, 2, 3, 5 के लिए। सारे के सारे एलिमेंट्स प्लस कर दिए, फॉर लूप के बाहर आए, इसको प्रिंट करा, 11 आ गया, ठीक है? फर्स्ट आइटेशन हो गई, कंट्रोल यहाँ से आया, i हो गया मेरा 0 की जगह 1, यानी मैं फर्स्ट रो के बाद आ गया सेकंड रो पे। फिर से सम इनिशियलाइज़ हुआ 0 पे, फॉर लूप चला j इक्वल टू 0th इंडेक्स से, यानी 4 से लेकर 8 तक, लास्ट तक। सारे एलिमेंट्स को प्लस करा, 23 आ गया, फॉर लूप के बाहर प्रिंट कर दिया उसको। फिर कंट्रोल आया थर्ड आइटेशन के लिए, आई मेरा अपडेट हो गया 1 से लेकर 2 तक। सेकंड रो पे आ गया मैं, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। सम वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ फिर से 0 पे, ठीक है? अगर मैं सम को बाहर ले लेता तो इसी में ऐड ऑन करता जाता। इस वजह से इस वजह से मैंने सम को अंदर इनिशियलाइज करा है, ठीक है? ऐसे करके हमने प्रिंट कर ली ये चीज़। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब मेरे को करना है प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ ईच रो एलिमेंट्स सेपरेटली। जैसे हमने सम निकाला है वैसे ही हम प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, सेम टू सेम है। एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना है इसको, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके, और इसी में भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेपरेट बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को चीज़ों को सॉर्टेड रखना है, ठीक है? प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ ईच रो सेपरेटली। सी एक मेन क्लास बनाई, उसके बाद इसको एक मिनट वेट, ये मेरी मैट्रिक्स थी, या इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। ये मेरा बेसिक टेम्पलेट है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैंने फॉर लूप चला रखा है अपना, ठीक है? सही है। इसके बाद एक और ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे लॉजिक लिखना है, मेरे को प्रोडक्ट निकालना है। एक वेरिएबल अंदर इनिशियलाइज़ कर लूँगा, रो वाले लूप के अंदर इनिशियलाइज़ करूँगा मैं वेरिएबल प्रोडक्ट को, क्योंकि हर रो के लिए चाहिए 1 से, ठीक है? यहाँ पे लिख दूँगा प्रो इक्वल टू प्रो मल्टीप्लाई में क्या? मैट्रिक्स ऑफ आई जे। इतना कर लिया। हर फॉर लूप के खत्म होने के बाद, इनर वाले फॉर लूप के खत्म होने के बाद मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ प्रो। अब देख सकता हूँ इसका प्रोडक्ट। सी 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30। ऐसे ही इस वाले को देख सकते हैं, 4 5 जा हो गया 20, 6 8 जा कितना हो गया 48, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 20 से तो 960। ऐसी सिमिलर ये चीज़ है, तो ऐसे करके हम प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी हमने स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया, कैरेक्टर लेवल प्रोसेसिंग देख ली उसमें, ठीक है? और वर्ड लेवल प्रोसेसिंग देख ली, कुछ मेथड्स देखे, एस्काई कोड को समझा, और उसके बाद हमने देखा क्या 1D एरे के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देखा, जैक्ड एरे का कॉन्सेप्ट समझा जो कि कोई भी नहीं करा था। जैक्ड एरे का कॉन्सेप्ट है कि इनर एरे की लेंथ अगर डिफरेंट है तो मैं एयर ऑफ आई डॉट लेंथ का यूज़ कर सकता हूँ इनर लूप के लिए। अगर सेम है सबकी तो मैं मैट ऑफ जीरो डॉट लेंथ भी लिख सकता हूँ, और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो दोनों सेम है तो मैं दोनों की जगह मैट डॉट लेंथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद हमने लगभग 24 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, जिसमें हमने स्ट्रिंग के 12 क्वेश्चंस को कवर करा और बाकी के बाद 12 क्वेश्चंस एरे के कवर करे। थैंक यू।